नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों एवं शासकों की मुद्राओं के बारे में। जी दोस्तों, हम सभी ने प्रीवियस क्लासेस के माध्यम से भारतीय प्राचीन मुद्राओं का उद्भव कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ और अलग अलग राजवंशों में जो मुद्राएं हैं वो किन किन माध्यमों में चलाई गई, जैसे आपकी चांदी की मुद्राएं, सोने की मुद्राएं, या फिर हम तांबे की मुद्राएं बात करें, शीशे की मुद्राएं, प्रोटीन की मुद्राएं, तो अलग अलग माध्यमों में जो मुद्राएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। साथ में दोस्तों, हम सभी ने ये भी जाना कि इन मुद्राओं पर लेख की परंपरा कब से स्टार्ट होती है, इनमें किसका अंकन मिलता है। तो इन सभी चीजों को दोस्तों हम सभी ने डिटेल में डिस्कस किया था। वो भी दोस्तों हम सभी ने जो रोमन शासकों के सिक्के थे वहां तक बातें कर ली थी। आज के सेशन में दोस्तों ब्रीफली हम जानेंगे गुप्त काल से संबंधित कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद दोस्तों आपके हूण काल से संबंधित ब्रीफ इंफॉर्मेशन, चोल काल से संबंधित। तो ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं मुद्राओं को लेके उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों हम आपको ये बता दें कि अभी गुप्त काल के अंतर्गत, जैसे आप जानते हैं समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के 8 प्रकार के हैं। तो अलग अलग शासकों के नंबर ऑफ कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उनको दोस्तों हम इन डेप्थ अलग से डिटेल्ड वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहां पे केवल एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरुआत। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुप्तकालीन मुद्राओं के बारे में। आप सभी जानते हैं दोस्तों गुप्तकालीन मुद्राएं अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलती हैं। गुप्त काल में यदि आप मुद्राओं को देखेंगे बेटे तो 3 माध्यमों में आपको मुद्राएं देखने को मिलती है। इसमें सबसे अधिक जो मात्रा है वो स्वर्ण मुद्रा की है। जो गोल्ड क्वाइंस हैं, ये सबसे अधिक गोल्ड क्वाइंस जो हैं वो आपको इसी काल में देखने को मिलता है, सर्वाधिक प्रकार का। ठीक है, इसके अलावा आपको जो रजत मुद्रा है, जिसको आप चांदी की मुद्रा कहते हैं बेटे, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ताम्र मुद्रा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब तीनों को अलग अलग नामों से गुप्त काल के दौरान हम देखते हैं। जो स्वर्ण मुद्रा है गुप्त काल की, उसे हम दिनार के नाम से जानते हैं। जो रजत मुद्रा है इसे हम रुपयक या फिर रौप्य के नाम से जानते हैं। जबकि जो ताम्र मुद्रा है दोस्तों, यह मासक के नाम से जाना जाता था। और ये 3 प्रकार की मुद्राएं हमें गुप्त काल के अंतर्गत देखने को मिलती। अब यहां पे एक चीज और भी आप समझिएगा, जो कि आपको समझना अनिवार्य है और आपको जानना भी चाहिए, वो ये कि जो गुप्त मुद्राएं हैं इनकी सबसे पहली निधि, अब निधि क्या होती है मैंने आपको बताया कि जब मुद्राओं को एक खजाने के रूप में प्राप्त किया जाए, एक निधि के रूप में, इसको लोग होर्ड बोलते हैं, वैसे में प्राप्त किया जाए तो उसे हम निधि कहते हैं। ठीक है, और यह पहली ऐसी निधि कहां से प्राप्त हुई थी? जो कलकत्ता का काली घाट क्षेत्र था, वहां से गुप्तों की पहली मुद्राओं की जो निधि है वो प्राप्त हुई थी। लेकिन यदि हम ये बात करें कि इन गुप्तों की मुद्राओं निधियों में सबसे बड़ी जो निधि है, जहां पे सबसे अधिक संख्या में गुप्तों की मुद्राएं मिली हैं, तो वो है दोस्तों आपकी कौन सी? वो है दोस्तों आपकी बयाना निधि। आप सभी ने नाम सुना होगा, ये सबसे बड़ी निधि है दोस्तों आपकी बयाना निधि। और दोस्तों इसमें सबसे अधिक मुद्राएं जो है दोस्तों, सर्वाधिक मुद्राएं ये किसकी हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय की है। किसके दोस्तों? जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। बयाना निधि की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी निधि है। ठीक है, और ये इसमें सबसे अधिक संख्या में मुद्राएं किस शासक की हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय की। और सबसे कम मुद्राएं किसकी हैं? तो सबसे कम मुद्राएं दोस्तों हमें स्कंदगुप्त की दिखाई देती हैं। अभी मैं जब डिटेल पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कि कितने शासक की कौन सी मुद्राएं हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय कितनी है, कुमार गुप्त की कितनी है, आपके स्कंदगुप्त कितनी, मैं सभी के बारे में डिटेल में वहां पर मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ये जानिए कि इसमें जो आपकी सबसे अधिक मुद्राएं हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय की दिखाई देती है, और सबसे कम मुद्रा जो है हमें किसकी दिखाई देती है? स्कंदगुप्त की देखने को मिलती है। तो सर्वप्रथम गुप्त मुद्राओं पर हमें छंदोबद्ध मुद्रा लेख जो है वो देखने को मिलता है।
मतलब कि हमें यहाँ पे शासक का मुद्रा तो देखने को मिलेगा, लेकिन उस मुद्रा के साथ साथ हमें जो लेख है वो छंदबद्ध माध्यम से, एक पोइटिक माध्यम से भी कह सकते हैं, रिदम के माध्यम से भी जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है, जिसमें शासक के लिए अलग अलग टाइटल्स का प्रयोग किया गया है, अलग अलग जो उपाधियां हैं उसकी वो मिलती हैं यहां पे, और अलग अलग नामों का जो उल्लेख है वो आपको इस उनके जो मुद्रा लेख है उस पर देखने को मिलेगा। कई बार नगरों के नाम, कई बार आपके जो मुद्रा है उनसे संबंधित अन्य प्रकार की जानकारियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इसी का अनुकरण करते हुए आगे जब आप देखेंगे तो मौखरी हो गए, हूण हो गए, वर्धन वंश हो गए, इनके शासकों ने भी इसी प्रकार की मुद्राएं जो हैं पर अपना जो छंदोबद्ध लेख है वह उत्कीर्ण करके चलवाया था। अब एक चीज समझिएगा कि जब हम गुप्तकालीन मुद्राओं की बात कर रहे हैं बेटे, तो यहां पर आपको समझना यह हो जाता है कि गुप्त काल में सबसे पहली बार जो जो स्वर्ण मुद्रा है ये किसके द्वारा चलाया गया, तो ध्यान रखिएगा जो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त जो प्रथम है, इन्होंने सबसे पहली बार स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। वहीं पे रजत मुद्रा की यदि हम बात करते हैं तो यह किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ठीक है, वहीं पे यदि हम बात करें ताम्र मुद्रा की, कि ताम्र मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा सबसे पहली बार किया गया, तो यह किया गया था रामगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? रामगुप्त के द्वारा जो है यह मुद्रा जारी किया गया था। अब क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि गुप्त काल के अंतर्गत सर्वाधिक प्रकार की जो मुद्राएं हैं, अर्थात सबसे अधिक प्रकार की मुद्राएं किस शासक ने चलाई थी, तो गुप्त काल में दोस्तों जो सर्वाधिक प्रकार की मुद्रा है, ठीक है, सर्वाधिक मुद्रा का जो प्रचलन है वह किसके शासन काल में हुआ है? कुमार गुप्त के शासन काल में। जब मैंने अभिलेख पढ़ाए थे तो बताए थे कि कुमार गुप्त ही वो शासक हैं जिनके शासन काल में सबसे अधिक संख्या में अभिलेख लाए गए, और इन्हीं के शासन काल में सबसे अधिक संख्या में जो मुद्राएं हैं वो भी लाई गई थी। लगभग 18 के आसपास इनके अभिलेख हैं, 14 से 15 प्रकार की इनकी जो मुद्राएं हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इन्होंने कुछ मुद्राएं अपने जो पीछे के शासक है, जैसे समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए, उनका अनुकरण करते हुए इन्होंने किया था, और कुछ नवीन प्रकार की मुद्राएं हैं जैसे कार्तिकेय प्रकार इत्यादि की जो मुद्राएं हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, मैं आगे भी बताऊंगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपने देखी। अब हम आगे बढ़े कि विदेशी प्रभाव से मुक्ति और भारतीयकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति गुप्त मुद्राओं की विशेषता है। अभी तक आपने देखा कि कुषाण राजवंश था, ठीक है, आपने देखा क्या कहते हैं रोमन राजवंश था, आपने देखा पहलव, शक, छत्रप, महाछत्रप, तो ये ऐसी मुद्राएं थी जिनमें हमें विदेशी प्रभाव, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस थे, जिसमें आपके विदेशी देवी देवताओं का जो अंकन है वो, उनके जो प्रभाव है वो हमें मुद्राओं पे देखने को मिलते थे। लेकिन आप गुप्त काल में देखेंगे तो गुप्त काल में पूरी तरीके से इंडिजीनियस जो वैल्यूज हैं वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। न केवल आपको न्यूमेस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात मुद्रा के क्षेत्र में, यदि आप स्थापत्य संरचना में आएंगे तो वहां पर भी आपको एक व्यापक परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे आप जब कुषाण काल के आर्किटेक्चर को पढ़ते हो, जो कि आपके गांधार कला का माना जाता है क्षेत्र, इसमें कि आपको विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। जो गांधार कला के अंतर्गत मूर्तियां बनी है वो बड़ी ही अच्छी तरीके से बनाई गई दिखाई देती हैं। वहीं पे अब यदि आप आओ गुप्त काल में, जो कि आपके मथुरा कला के उदाहरण मानी जाती हैं, तो उसमें जो मूर्तियां बनती हैं, उसमें जो स्थापत्य संरचनाएं बनती हैं वो इंडिजीनियस रिप्रेजेंट करते हैं, भारतीयता को दर्शाती हैं। तो यही चीजें हमें मुद्राओं में भी, माध्यम में भी जो है गुप्त काल में देखने को मिलता है। गुप्त मुद्राओं को प्रचार मुद्रा भी कहा जाता था, जिसके माध्यम से जो शासक है वो अपनी बातों को अपनी जनता तक पहुंचाने का जो कार्य है वो करता है। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पता है कि इसमें छंदोबद्ध मुद्रा लेख मिलता है, अर्थात अपने शासक अपनी बातों को जो है कि एक लेख के माध्यम से, क्योंकि मुद्राएं सिंपल सी बात है सभी के बीच में प्रचलन का क्षेत्र है, कार्य है, एक इकाई है जिससे कि वस्तु विनिमय किया जाता था, तो सिंपल सी बात है इसकी पहुंच जनता तक आराम से थी। इसी कारण जो है कि इसको जो है कि हम प्रचारात्मक मुद्रा भी कहा जाता है गुप्त काल में। अब जैसा कि मैंने बताया कि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे, और गुप्त शासकों में कुमार गुप्त प्रथम ने सर्वाधिक प्रकार में एवं सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के चलाए। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि सर्वाधिक प्रकार और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है ये किस शासक के द्वारा चलाई गई दोस्तों, तो जो कुमार गुप्त प्रथम है इन्होंने ही सबसे अधिक मात्रा में इस प्रकार की मुद्राओं का जो प्रचलन है वह इन्होंने किया था।
अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हम समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं समुद्रगुप्त के 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा है, 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा। आप जानते हो वीणावादन प्रकार की मुद्रा, अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा, आपने नाम सुना होगा। ये दोनों ऐसी मुद्राएं हैं जो कि समुद्रगुप्त की सबसे फेमस मुद्रा है, जिसके आधार पर ही पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है उसका संगीत में रुचि थी, इसीलिए उसको कविराज की भी उपाधि दी जाती है। और दूसरी तरफ समुद्रगुप्त की ही एक मुद्रा है वीणावादन प्रकार की मुद्रा, सॉरी अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपने शासन काल में एक अश्वमेघ यज्ञ किया था। अब इस अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन अभिलेखों में नहीं मिलता, जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति मिलता है, नहीं बेटे, अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन उसके अभिलेख नहीं बल्कि जो मुद्रा है अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा वहां से देखने को मिलता है। अब यदि आगे चलेंगे तो जो कुमारगुप्त प्रथम हैं, इन्होंने उन्हीं समुद्रगुप्त की एक मुद्रा, जिसको हम वीणावादन प्रकार की मुद्रा कह लें या फिर कह लें अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा, इनको कॉपी करते हुए इन्होंने भी उसी प्रकार की मुद्राएं चलाई। बस अंतर यह है कि आप यदि यहां पे अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा जो कि कुमारगुप्त प्रथम ने चल रही थी, उसमें उस सिक्के पे 2 घोड़ों का अंकन है, जबकि समुद्रगुप्त की अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा में 1 घोड़े का अंकन है। इससे जो हिस्टोरियन है, जो राइटर हैं, वो अनुमान लगाते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में 1 अश्वमेघ यज्ञ किया, जबकि 2 घोड़े का मतलब है कि कुमारगुप्त ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेघ यज्ञ का क्या क्या था, संपादन किया था। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये भी बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है कि लगभग 8 प्रकार की जो स्वर्ण मुद्रा है उसका भी प्रचलन किया था। अब इनके अलग अलग इनके टाइटल्स भी यहां पे मिलते हैं, उसको हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। किसी का महेंद्रादित्य, किसी का कविराज, किसी का आपका अलग अलग जो टाइटल है, परम सौगात, परम भागवत, बाकी जो टाइटल्स हैं वो आपको यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, कुमारगुप्त की ही 17 से 1395 सिक्के मिले। कहां से बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट, कुमारगुप्त की मुद्राएं जो कि सर्वाधिक मुद्राएं हमें गुप्त काल में मिलती हैं, और यह मुद्राएं हमें जो 17 है वहां 17 डिस्ट्रिक्ट से मिली हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यज्ञवेदी का अंकन स्कंदगुप्त की मुद्राओं पर मिलता है। वेदिका प्रकार की मुद्राएं कहते हैं या फिर यज्ञ वेदी प्रकार की मुद्राएं जो है ये स्कंदगुप्त से जुड़ी हुई हैं और ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा बेटे, जब मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, कि कुछ विशेष प्रकार की मुद्राएं कुछ विशेष प्रकार के शासकों से जुड़ी हुई हैं। जैसे हम अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा कहते हैं तो आपको तुरंत ध्यान में आता है कि ये किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से। लेकिन अब आपके एग्जाम में वहीं तक नहीं सीमित है। अब आपने ये देखा कि अश्वमेघ प्रकार की मुद्राएं 2 शासकों ने चलाई, कौन कौन से, तो एक चलाया आपके किसने, तो एक चलाया दोस्तों आपके समुद्रगुप्त ने, और उसको फॉलो करते हुए चलाया कुमारगुप्त ने। ऐसे ही चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा है, राजा दंपत्ति प्रकार की मुद्रा है, जो चंद्रगुप्त प्रथम है जिनके शासनकाल में स्वर्ण मुद्राओं की यहां पे शुरुआत हो रही है, उन्होंने ही सबसे पहली बार गुप्त काल में जो राजा दंपत्ति प्रकार की मुद्रा थी, राजा रानी प्रकार की मुद्रा थी, किंग क्वीन टाइप ऑफ कॉइन, वो उनके द्वारा चलाई गई थी, जो कि बाद में कई सारे शासकों ने उसको कॉपी करते हुए फॉलो करते हुए उसको करवाया था। ठीक है, इसके अलावा गुप्त शासकों के स्वर्ण सिक्कों को अभिलेखों में दिनार कहा गया है, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो अब इसके अलावा और भी कई सारे फैक्ट हैं, जैसे आप इन मुद्राओं को देखेंगे तो इसमें इनका परम भागवत टाइटल मिलता है। इन्हीं मुद्राओं में आपके अलग अलग जो क्षेत्र हैं विजित होने के, उसके बारे में भी गुप्त काल में जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये थोड़ी ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी, आप लोगों को बताने का प्रयास था। अब इसके आगे जब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम ये हूण मुद्राएं और बाकी अन्य मुद्राओं को डिटेल में डिस्कस करते हुए, संक्षिप्त में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। डिटेलिंग वाली वीडियो जल्द ही आने वाली है, एक एक पर्टिकुलर शासक के ऊपर, जैसे आपके समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, कुमारगुप्त हैं, स्कंदगुप्त हैं। ठीक है, इनकी मुद्राओं को हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे, साझा करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें, आपका फीडबैक हमें बेहतर बनाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।